नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपके न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है और साथ ही जी चंद्रशेखर जी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट, जाने माने कमोडिटी गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज हम करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है और अनुमान इस तरह लगाए जा रहे हैं कि तापमान आने वाले हफ्ते में यूएस में और यूरोप में कम हो सकते हैं, जिससे हीटिंग डिमांड के तौर पर नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी और उसका फायदा यहां पर कीमतों में देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी वापस से दिखनी शुरू हो चुकी है? नाइमेक्स और एमसीएक्स नेचुरल गैस में हफ्ते भर में 25% तक की तेजी आ चुकी है। क्या लग रहा है आगे का आउटलुक सर? दो चीज़ें, एक तो आउटलुक यानी फोरकास्ट है कि द विंटर विल बी सीवियर, यानी सर्दी का जो मौसम है आगे 2 महीने के लिए कम से कम टेम्परेचर कम होते जाएगा और शायद बर्फ़ भी गिर सकता है। मगर इससे और एक बात है कि जो यूरोप में सैंक्शंस लगा दिया है रशिया का ऊपर, तो रशिया से कोई अभी माल नहीं आ रहा है, सप्लाईज नहीं आ रहा है नेचुरल गैस का। तो यूरोप में उनका पास स्टॉक तो है, मगर क्योंकि ये जो सप्लाई रुक गया है रशिया से, इसमें ज़रा तेज़ी दिखाई दे रहा है और ज़रा स्पेकुलेटिव कैपिटल भी इस मार्केट में आ चुका है। तो इसके वजह से ज़रा हमें दिख रहा है मार्केट में बड़ा उछाल आया है। ये मुझे लगता है जारी रहेगा फरवरी 15 तारीख तक, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, चलिए, एक सवाल भी है नेचुरल गैस से रिलेटेड ही है। दशरथ नाम है उनका और गुजरात से इन्होंने सवाल भेजा है। नेचुरल गैस में अब जानना चाह रहे थे कि इस उतार चढ़ाव भरे मार्केट में क्या करना चाहिए, और साथ ही गोल्ड पर भी इनका सवाल है कि गोल्ड में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। नवनीत जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड पर और नेचुरल गैस पर? कुछ दिनों में गोल्ड में हमने देखा कि करंट भाव के आसपास से एक रेजिस्टेंस लेके प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं और टाइम एंड अगेन फिर से 2-3 दिनों के इंटरवल के बाद में बाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है अंडरलाइंग ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में करेक्शन थोड़ा सा हावी हो रहा है। और अगले 2 दिन जब तक फेड की बैठक नहीं हो जाती, एक उथल-पुथल का माहौल या थोड़ी वोलेटिलिटी का माहौल गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस में बना हुआ रह सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड पॉजिटिव है और 45050 के आसपास बाय करने की रणनीति रहेगी। 43900 का आप स्टॉप लगाइए एंड 54,450 तक के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। रहा सवाल नेचुरल गैस का, तो करीब 12.5% की तेजी के साथ नेचुरल गैस ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और जैसे चंद्रशेखर सर ने कहा कि 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी प्राइसेस को सपोर्ट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अंडरलाइंग टोन एक बार पूरी तरह से तेजी की तरफ फिर से हो गया है, बट नेचुरल गैस टाइम एंड अगेन ऐसा देखा गया है कि जब 13-15% के आसपास जाता है तो अगले 1-2 दिनों में फॉलो अप सेलिंग भी आती है। पर पर्टिकुलरली आज के लिए मुझे लगता है कि बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 553 का आप स्टॉप लगाइए, डीप बाइंग रेकमेंड करता हूं। 583 585 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, अब नेचुरल गैस के बाद अब गोल्ड की चाल भी देख लेते हैं। गोल्ड में एक दायरे में आज कारोबार हो रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते अच्छी तेजी दिखी थी 54,000 के ऊपर, हालांकि भाव अभी भी टिका हुआ है 54,200 के ऊपर। गोल्ड को लेकर आपका मीडियम टर्म का, चंद्रशेखर सर, क्या आउटलुक है? हाँ बिल्कुल, सोना के लिए ये जो अब हफ्ता शुरू हुआ है एक काफ़ी अहम स्थापित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कल यानी मंगलवार यूएस का इन्फ्लेशन डेटा निकलेगा बाहर और कल और परसों फेड का मीटिंग है। तो बुधवार शाम तक हमें फेड का क्या राय है इन्फ्लेशन के बारे में, रेट हाइक के बारे में, एक डायरेक्शन मार्केट को मिल जाएगा, ताकि मार्केट तो मानता है कि 50 बेसिस पॉइंट तो ब्याज दर बढ़ेगा ज़रूर, मगर उसका आगे वाला गाइडेंस फेड से क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा। और गुरुवार को ईसीबी का मीटिंग है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मीटिंग है। वो इतना अहम नहीं है, फिर भी वहाँ भी क्या होगा वो मार्केट पार्टिसिपेंट ज़रूर उसके ओर ध्यान देंगे। तो इस सप्ताह काफ़ी अहम है सोना के लिए, तो फॉरवर्ड गाइडेंस मिलेगा फॉर द मार्केट। ओके, यानी जो फेड की बैठक जो कल से शुरू हो रही है, उससे 14 तारीख को जो फैसला आएगा, उससे आप किस तरह के गाइडेंस आगे के लिए वो देते हैं? आगे की पॉलिसी बैठकों में उनका स्टांस क्या रहता है? हालांकि कल के लिए बाजार आधे % बढ़ोतरी को लेकर डिस्काउंट कर चुका है और आगे का गाइडेंस क्या रहेगा वो काफी अहम है, जैसा कह रहे हैं चंद्रशेखर सर। एक सवाल भी था शिव शंकर जी का दिल्ली से।
पीपीआई के आंकड़े अनुमान से कमजोर, अनुमान जो था उससे कम ही रहे हैं, और लेकिन सीपीआई काफी अहम है जो कल आने वाले हैं, तो उसको लेकर बाजार काफी एंटिसिपेट कर रहा है कि किस तरह का रहेगा, उसका असर काफी ज्यादा होगा फेड की आगे की पॉलिसी पर। तो उनका सवाल यही था कि उससे पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और गोल्ड कीमतों पर इसका कितना असर होता है फंडामेंटली। करेक्ट। तो लास्ट टाइम भी जो आंकड़े आए थे, ज़रा सा सॉफ्टर प्रिंट था यूएस इन्फ्लेशन का, और इस महीना भी जो अब जो आएगा कल, उसमें भी मैं और भी ज़रा सॉफ्टर प्रिंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि महंगाई काबू में आ गई है, नहीं, ज़रूर नहीं, महंगाई फिर भी उच्च स्तर में रहेगी, मगर इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ जितना तेजी से पहला बढ़ रहा था, बढ़ रही थी महंगाई, उससे कम दर में ही उसकी बढ़ोतरी होगी। सो इट एक छोटा सा रिलीफ है, मगर विल दिस रिलीफ सस्टेन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम यहाँ बैठ करके इसके बारे में कोई वी कांट स्पेकुलेट ऑन यूएस डेटा। तो कल हमें देखना पड़ेगा क्या डेटा है, और बाद में फेड का रिएक्शन क्या है वो भी देखना पड़ेगा हमें। ओके। और सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर इसलिए असर होता है क्योंकि महंगाई कम करने के लिए अगर फेड या कोई भी सेंट्रल बैंक अगर ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो ब्याज दरें बढ़ने से वहां पे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाते हैं, यानी यील्ड पर मिलने वाला ब्याज जो है वो बढ़ जाता है। और गोल्ड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर फिक्स आपको ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए जहां पर फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे अगर ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो लोग वहां शिफ्ट करते हैं, तो एक एसेट एलोकेशन दूसरी तरफ होता है, उससे यहां पर दबाव होता है, इस वजह से इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरी तरफ करेंसी पर इसका असर होता है। करेंसी अगर वहां की मजबूत होगी, अगर डॉलर मजबूत होता है ब्याज दरें बढ़ने से, तो बाकी करेंसी में जो होल्ड कर रहे हैं गोल्ड को या सिल्वर को, उनके लिए भाव पर फर्क हो जाता है। तो वो एक असर यहां पर गोल्ड पर, अगर डॉलर में मजबूती आती है तो गोल्ड और सिल्वर पर दबाव दिखता है, तो ये असर होता है। शिव शंकर जी, एक और सवाल नीरज का है दिल्ली से। सिल्वर मिनी इन्होंने 64,000 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। अब भूपेश जी क्या लग रहा है, फरवरी तक क्या ये वेट कर सकते हैं? फरवरी तक इंतजार करने पे क्या 64,000 के नीचे चांदी आ सकती है क्या? जी नमस्कार विष्मन जी। मुझे सिल्वर की बात करें तो फरवरी तक का एक व्यू बना के रखा है, तो उसमें 68,700 के भाव जब तक क्रॉस नहीं होते पोजिशनली, और 2-3 दिन में फेड के डेटा आने वाले हैं, उम्मीद रहेगी कि एक बार सिल्वर नीचे की तरफ टर्न अराउंड होना चाहिए, और जिसमें के भाव 63,500 से 64,000 तक के संभावित रहेंगे। वहां पर ये अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, और फिर से इन्हें लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। ओके। एक और सवाल चांदी पर ही था। नवनीत जी, किशन है नासिक से। चांदी में किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहां पर एंट्री, कहां पर एग्जिट करें, टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। विश्वनाथ जी, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर कहूँ तो चांदी में बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन कंटिन्यू रहेगी, और 67,800 के आसपास बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। 67,300 आप स्टॉप लगाएं, 68,600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। बट जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि 68,600 68,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है चांदी, तो मीडियम टर्म अवधि के लिए फ्रेश तेजी होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब ये जो करीब 10-12 हज़ार रुपए की हम रैली देख चुके हैं, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, तो थोड़ा ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी भी के लिए भी वॉचफुल रहना चाहिए। तो ये व्यू है चांदी को लेकर। सर चांदी को लेकर चंद्रशेखर सर आपका व्यू क्या है? मैं ज़रा सा बुलिश हूँ चांदी को लेकर के, और मैं मानता हूँ विश्व बाज़ार में वो $23 और $24 का दायरे में चलेगा आगे जा कर के 2 या 3 महीने में, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने का संभावना है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, और इसके वजह से इसका डिमांड बढ़ने का संभावना है। ओके, चलिए अब अगला सवाल क्रिश का है और अंकुर गर्ग का है। अंकुर गर्ग पंजाब बठिंडा से हैं और क्रिश हैं दिल्ली से। दोनों का सवाल कॉपर पर है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे दोनों को? भूपेश जी कॉपर में जब तक जी सर जी कॉपर में जी, क्या कॉपर करना चाहिए, इनका सवाल था। कॉपर का ट्रेंड ओवरऑल मजबूत बना हुआ है। जब तक कॉपर 698 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें मंदी की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ऊपर में 711 एंड 713 के टारगेट देखे जा सकते हैं। जी सर।
पर है कि जिंक में क्या करे अंकुर गर्ग का। नवनीत जी, जिंक में क्या करना चाहिए? अब जिंक में आज हमने निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और करीब करीब निचले लेवल से ऑलमोस्ट सारे लॉसेज जो रिकवर करके मार्केट ग्रीन में आ गया। मुझे लगता है यहाँ से 2 से ₹2.5 की बढ़त और देखने मिल सकती है और 217-218 के रेंज में जिंक आने वाले 2-4 दिनों में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रूपाराम है जोधपुर से, कॉपर में क्या करे? नवनीत जी, कॉपर में क्या करे रूपाराम जी? कॉपर में जैसे इन्होंने भी बताया, मुझे लगता है कि 712 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, 712-15 तक जा सकता है और 698 नीचे में एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे ही फ्रेश राउंड ऑफ मंदी आपकी पोजीशन एग्जिट करनी है, तब तक बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन चल सकती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल को लेकर। चंद्रशेखर सर, कच्चे तेल में क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते 10% से ज्यादा की गिरावट दिखी और अप्रैल के बाद WTI क्रूड में सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। अगस्त के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट ब्रेंट क्रूड में थी। बाजार भी स्पॉट से ज्यादा फ्यूचर्स के भाव, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के भाव चले गए। क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? क्रूड में काफ़ी दबाव है, डाउनवर्ड प्रेशर है मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। क्योंकि रिसेशन का जो लोगों में घबराहट है वो हम देख रहे हैं। तो कब रिसेशन होगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, अगला साल, वो किसी को पता नहीं, मगर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और दूसरा है, हम अभी जो सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस को जब हम देखते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि सप्लाई रिस्क्स जारी रहेगा। यू कैनॉट इग्नोर सप्लाई रिस्क एंड मगर अब हम देखेंगे तो सप्लाई डिमांड बैलेंस काफ़ी टाइट होते जा रहा है और रशिया से माल मिलना और उनका उत्पादन भी कम होने का संभावना है। ओपेक का एक मीटिंग होगा, उसमें क्या निर्णय लेंगे हमें पता नहीं। तो जैसे भाव $80 से ब्रेंट का भाव नीचे आ गया है, मैं मानता हूं अगला ओपेक मीटिंग में आगे जाकर के और भी उत्पादन में कटौती लाने का निर्णय वो ले सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। वो होगा तो दोबारा जो स्पेकुलेटिव कैपिटल इस मार्केट से बाहर निकला है, दोबारा वो कैपिटल इस मार्केट में जाएगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी आएंगे और मार्केट को एक उछाल मिल सकता है। तो डिमांड, देयर आर डिमांड फियर्स एंड सप्लाई रिस्क्स, ये दोनों का बीच में एक तनाव चल रहा है। एट द मोमेंट डिमांड के बारे में जो चिंता है वो ज़्यादा है और मगर आगे जा कर के मैं मानता हूँ सप्लाई रिस्क को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओके, एक सवाल क्रूड पर यह था कि 6400 स्ट्राइक की कॉल खरीदी है। अभिषेक नाम है इनका, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है। अब जानना चाह रहे कि क्या करें, कॉल खरीदा है, फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, गिरावट काफी बढ़ गई है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको, अभिषेक जी को? इनके प्रीमियम मुझे उम्मीद है काफी डिके हो चुके होंगे, तो इनको अभी इस कॉल से एग्जिट करना चाहिए और आगे की जो भी इस प्रेस स्ट्रेटेजी बनाने के हिसाब से ईटी नाउ स्वदेश को लगातार देखते रहना चाहिए। अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या करें गोल्ड में इंट्राडे के लिए? इंट्राडे गोल्ड में अभी भी पॉजिटिव रुख बना हुआ है। उम्मीद है कि गोल्ड जब तक 54,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ऊपर में 54,200, 54,500, 54,650 के टारगेट संभावित रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। संतोष है अहमदाबाद से, मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए? संतोष जी को क्या करना चाहिए मेंथा में, भूपेश जी? जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि मेंथा एक ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है, जिसका ट्रेडिंग जोन 935 रुपए से लेके 985 रुपए था। अभी वो जोन मेंथा का ऊपर में ब्रेकआउट ले चुका है, तो मेंथा में लेवली करके काम करना चाहिए। 977 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेंगे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऊपर में 1030 से 1050 रुपए तक के भाव संभावित रहेंगे आने वाले दिनों। प्रशांत है आसनसोल से, जिंक इन्होंने 144 लॉट 258 रुपए में खरीदा है और एल्युमिनियम 111 लॉट 205 रुपए 20 पैसे में खरीदा है। क्या करना चाहिए नवनीत जी, जिंक और एल्युमिनियम में क्या लग रहा है, ये बाइंग की पोजीशन में बने रहें, अच्छा मुनाफा हो रहा है? वेल विष्णु जी, ये कॉलर मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी अपने शो पे थे और आपने तभी भी हमने यही इंडिकेट किया था कि तेजी बरकरार रहनी चाहिए। एल्यूमिनियम में कुछ खास इंक्रीमेंटल गेन नहीं देखने मिल रहे 2-3 दिनों से।
इन्वेंट्री जो एलएमई में बढ़ के आ रही है और उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिनों में पोजीशन और ऊपर नहीं जाती है तो एग्जिट करना बेहतर रहेगा, बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि जिंक में अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते, यहाँ से 3 से 4 रुपए की बढ़त आपको और देखने मिल सकती है। और नेचुरल गैस भी है इनके पास 333 लॉट, 481 रुपए पे लॉन्ग है, काफी बढ़िया मुनाफा हो रहा है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको? आज शाम के सत्र तक क्लोजिंग तक इनको इंतजार करना चाहिए, अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए और मुझे लगता है कि इन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज बाजार अच्छा खासा गैप से खुला है। उम्मीद है कि इस तरीके की रैली पीछे भी नेचुरल गैस में देखी गई है, जो रैली बहुत आसानी से कलेप्स हो जाती है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करें, 551 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। यानी 551 के स्टॉप लॉस के साथ आप कैरी करें ताकि जो मुनाफा आया है घर ले जाएं आप पूरी तरह से। कॉपर 55 लॉट है, 700 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए नवनीत जी? कॉपर में थोड़ा सा दबाव का रुख देखने मिल रहा है लास्ट 2 दिन में, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मंदी का असर कॉपर में है। 698 के नीचे नहीं जाता जब तक कॉपर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अगर आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो 610 612 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, उसके ऊपर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए 698 के नीचे अपनी पोजीशन आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, वहां पे से एक नया राउंड ऑफ सेलिंग शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, क्रूड भी है इनके पास, 222 लॉट है, 6238 रुपए में शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए नवनीत जी क्रूड में इनको? काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है क्रूड में और मुझे लगता है कि क्रूड के प्राइसेस अगले 1-2 दिनों में थोड़े से वापस घूम के तेजी करते हुए नजर आएंगे। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। करीब 300 पॉइंट के ऊपर के गेन इनको मिल रहे हैं, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 6010 6020 के आसपास। अगर उसके ऊपर प्राइसेस जाएंगे तो आप एग्जिट कर लीजिएगा और अपनी पोजीशन को बाकी फिलहाल के लिए इंटैक्ट रख सकते हैं। एक सवाल इनका था सिल्वर माइक्रो को लेकर, इनको शॉर्ट करना है, कौन सा सही लेवल होगा जहां पर शॉर्ट करना चाहिए सिल्वर माइक्रो को? लगता है यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए कोई अभी ये है, जब यहाँ से करीब 500-600 रुपए की तेजी या 68-600 के आसपास भाव जाएंगे तब शॉर्ट करना थोड़ा सा एडवाइजेबल रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ से 600-700 रुपए की तेजी और हो सकती है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। तो एग्री मार्केट में सबसे पहले एडिबल ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि पाम तेल में चंद्रशेखर सर आज काफी गिरावट दिखी थी, 3800 रिंगिट के नीचे मलेशियाई पाम तेल चला गया था। सोयाबीन में भी इंटरनेशनल मार्केट में दबाव था, क्या लग रहा है यहाँ बुआई के नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति रहेगी पाम तेल का मार्केट या फिर बाकी खाने के तेल के मार्केट में? हम सीजनली देखेंगे तो दिसंबर जनवरी फरवरी में जो लीन सीजन कहा जाता है, उत्पादन पाम ऑयल का घट जाता है। अप्रैल से लेकर के नवंबर तक पीक सीजन है, पीक प्रोडक्शन सीजन। मगर फिर भी अब जो इंटरनेशनल माहौल ऐसे बन रहा है और ख़ास करके क्रूड ऑयल के भाव काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उसका असर हमें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रहा है। तो जो डिस्क्रिशनरी ब्लेंडिंग होता है, मैंडेटरी ब्लेंडिंग में तो उनको मैंडेटरीली ब्लेंड करना पड़ेगा, मगर डिस्क्रिशनरी ब्लेंडिंग बहुत कम हो चुका है। इसके लिए जो बायोडीज़ल का डिमांड भी घट गया। बायोडीज़ल का डिमांड के लिए जो वेजिटेबल ऑयल चाहिए वो ज़रा कम हो चुका है, तो उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि साउथ अमेरिका में जो बुवाई के आंकड़े आ रहे हैं और उनका जो उत्पादन बहुत अच्छी तरह बढ़ने का संभावना है, खास करके सोयाबीन का, जो फरवरी मार्च में उसका अराइवल शुरू होगा, वो भी एक कारण है। तो दोनों सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड दोनों को देखते हुए मार्केट में ज़रा एक कमज़ोरी दिखाई दे रहा है। ओके सर, कॉटन को लेकर चंद्रशेखर सर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है कॉटन मार्केट में, किस तरह से स्थिति बदलेगी? मैं अभी देख रहा था कॉटन के जो आंकड़े हैं, सप्लाई एंड डिमांड नंबर्स। तो सप्लाई और डिमांड नंबर्स हम देखेंगे तो इस साल ज़रूर ज़रा सा मैं डिमांड डिस्ट्रक्शन देख रहा हूँ। डिमांड कम होगा, कम से कम 1 मिलियन टन, यानी कि लगभग 6 मिलियन बोरी, व्हाट डू यू कॉल 600 मिलियन बैग्स ऑफ कॉटन। तो इसमें डिमांड कम होने के वजह से मार्केट में हम नरमी देख रहे हैं। ये नरमी जारी रहेगा ऐसा मेरा
अनुमान है, क्योंकि सभी विकसित देशों में काफ़ी स्टॉक पड़ा है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स का। तो स्पिनिंग मिल के लिए भी कोई बड़ा डिमांड नहीं आ रहा है, और हमारा देश में खास करके विश्व बाज़ार से ज़्यादा है रुई का भाव हमारा देश में, तो वहाँ भी ज़रा डिमांड में दिक्कत है। तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये जो मार्केट काफ़ी नरम रहेगा आगे जा कर के 3 या 4 महीने के लिए। अप्रैल से लेकर के क्या होगा अब कुछ कहना मैं उचित नहीं मानता हूँ। आई विल बी ओनली स्पेकुलेटिंग, मगर आगे 2 या 3 महीना 80 से 85 सेंट पर पाउंड इस दायरे में ही कॉटन विश्व बाजार में चल सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, चलिए, कॉटन के बाद एक और एक्टिव काउंटर था आज एग्री मार्केट में, तो वो था जीरा। लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। जनवरी वायदा 27,250 के नए हाई पर पहुंच चुका है। अब हमारे साथ किशोर शाह है, मसाला ट्रेडर है। किशोर जी, क्या लग रहा है ग्राउंड को लेकर, सोइंग को लेकर, उत्पादन को लेकर किस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं गुजरात और राजस्थान में? सर नमस्कार विश्व मोहन जी, खूब धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। सर इस बार ऐसा है कि गुजरात का जो शोइंग है वो कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15% घटेगा, और राजस्थान का जो शोइंग है वो कम से कम 8 से 10% बढ़ेगा। मोटा मोटी अभी तक अपन देख रहे हैं शोइंग का एरिया वो इस तरह मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है कि मेन तेजी का जो रीजन है सर, कि इस साल कैरी फॉरवर्ड था 25 से 30 लाख बोरी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा अगले साल तक के लिए। दूसरी बात ये है कि जो वेदर है, अभी तक का वेदर इतना खराब है, जो सोइंग हुई है उसमें भी उगा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठंडी बिल्कुल गायब है, चाहे राजस्थान हो गुजरात हो, ठंडी थोड़ी बहुत अभी दिख रही है, फिर भी दिन का तापमान इतना ऊंचा है, उसके हिसाब से ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से बाजार पूरा भाग रहा है, और आने वाले समय में यदि मौसम में बदलाव नहीं आता है तो यहाँ से बाजार और दौड़ेगा सर। यानी और तेजी, कितनी तेजी की उम्मीद आप लोग सेंस कर रहे हैं सर? सर कम से कम ये समझो कि जीरा है, इस मेरे को ये लगता है 300-325 प्लस भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है यदि मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो सर। 100 से 325 यानी 30,000 के ऊपर भी भाव जा सकता है सर। और हाँ जा सकता है सर कोरिएंडर को लेकर क्या मिल रहा है संकेत? कोरिएंडर लास्ट ईयर से कम मेरे हिसाब से गुजरात की जो सोइंग हुई, जो लास्ट ईयर 1,25,000 हेक्टर में थी और अभी तक मोटा आंकड़ा रहा है वो 2,07,000 हेक्टर में हो चुकी है। तो उसके हिसाब से कोरिएंडर के अंदर भी कोई तेजी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और एमपी तीनों के अंदर सोइंग बढ़ के आ रही है। ऑलमोस्ट ये समझो कि 50 से 60% सोइंग बढ़ रही है लास्ट ईयर से। ओके, इसलिए कोरिएंडर अभी भी भाव और बढ़ सकते हैं, यहाँ से 5 से 10 रुपए किलो की अभी भी मंदी की संभावना लग रही है, और आने वाले समय में भी बाजार घटेंगे बढ़ेंगे नहीं सर। ओके, यानी धनिया में तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन जीरे में जबरदस्त तेजी की संभावना अभी भी हाँ, जीरे में मेन क्या है कि सोइंग कम है, प्लस कैरी फॉरवर्ड नहीं है, प्लस मौसम बराबर नहीं है। वेदर का बहुत बड़ा रिपोर्ट है। ठीक है, जो मौजूदा तापमान है वो ग्रोथ को लेकर सपोर्टिव नहीं है, उससे यहाँ पर हाँ बिल्कुल नहीं है। भाव पर उसका असर दिख रहा है। थी उसमें भी 15-20% तो मतलब जो ग्रोथ ही नहीं रहा, होगी नहीं रहा जीरा। ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया किशोर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एग्री मार्केट से एक और जुड़ा हुआ सवाल था, गोपाल पटेल साहब है। चंद्रशेखर सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, गेहूं प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं फरवरी तक के लिए। क्या लग रहा है, आपकी उम्मीद, आपको क्या अनुमान है? बुआई के आंकड़े बहुत अच्छे आए हुए हैं, और आगे जाकर के मैं मानता हूं कि कम से कम 300 लाख हेक्टेयर में बुआई होगी गेहूं का, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रा ज़्यादा भी हो सकता है, 310 लाख हेक्टेयर तक भी जा सकता है। वो तो ठीक है, मगर वेदर रिस्क, मौसम का जो बड़ा जोखिम है, उसके बारे में हम क्या कहें, अभी उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। IMD का एक रिपोर्ट आया था 7 या 8 दिन पहले, पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनवरी और फरवरी में जो तापमान रहेगा, बहुत जो गेहूं के लिए ज़रा दिक्कत हो सकता है उस तापमान के वजह से। यानी कि हमारा गेहूं जो है, इट इज़ एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। तो ज़रा भी 1 डिग्री या 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस भी हमारा डे टेम्परेचर बढ़ गया जनवरी या फरवरी में, उसमें काफ़ी ईल्ड में फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसा एक IMD का एडवाइस है। तो हम उसे नज़र में उससे भी ध्यान में रखना चाहिए। मगर बुआई के जो आंकड़े हैं वो बहुत सही चल रहा है, और बहुत मुश्किल है अभी
कोई अनुमान देना। ओके, बुआई के नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन स्थिति पिछले साल वाली कहीं ना, पिछले सीजन वाली ना दोहराई जाए, ये संभावना बरकरार है। छोटा सा सवाल एक होगा, इसके इंदौर का क्रूड मिनी शुरू होने की उम्मीद है क्या? नवनीत जी क्या लग रहा है? हालांकि ये रेगुलेटरी सवाल है, क्रूड मिनी पे सवाल पूछना चाह रहे कि क्या, क्यों नहीं शुरू हो रहा, क्यों बंद कर दिया गया? वेल, रेगुलेटरी सवाल है और हम रेगुलेटर को पूछे वो बेहतर रहेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द चालू हो जाए और हमें भी उसका लाभ हो, बट फिलहाल के लिए कोई भी तरह का ऐसा डिसीजन ना हमने सुना है ना हमारी जानकारी में, तो वेट एंड वॉच की स्थिति है अभी भी। नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो